देखिए, ये एलिमिनेट तो कर सकते हैं, ये जान तो ले सकते हैं। हमने देखा है इन हरामखोरों को, हमारे लीडरों की जान लेते हुए, सियासी लोगों की जान लेते हुए, ये तो अपने बंदे मरवा देते हैं यार। अच्छा, बाय द वे सोचने वाली बात है कि इस बर्फबारी के अंदर, इस सर्दी के अंदर दहशतगर्द वहां पे कर क्या रहे हैं? गारों में हैं, किधर है? मतलब अब अवाम पकड़ रही है, अवाम को पता है कि भाई ये फौज कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप अब अमेरिका के डर से इसराइल की गोद में बैठ जाओगे। जितना तीरा में एक गरीब बंदे के घर का कुल सरमाया उसका जितना होता है ना, उतनी की मरियम नवाज जूती पहनती है। प्लान ये था कि ट्रंप लल्लू कहते ट्रंप के 4 साल गए, अगले दिन अपने मोहल्ले में आइसवेरिया आई, एम नहीं DGISPR के तोते उड़े हुए और सबको बुला के कह रहा है ट्रस्ट द स्टेट। एहसान के बारे में जानते हैं आप? APS की जिम्मेदारी कबूल की थी उसने और पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ था। किधर है वो? कैसे निकला मिलिट्री की मतलब कस्टडी से? कैसे भागा है बताएं। अब पुलिस पकड़ती है बंदे, दहशतगर्द पकड़ती है, एजेंसियां आकर छुड़ा के ले जाती हैं, कहती हैं कि ये हमारा सोर्स है। What the hell is going on? What does it mean by source? जैद अहमद साहब जी, गरनाता के मुजाहिद हो गया जान दे अंदर जिवें अंदर वेलणे करना, हुण बचा अपनी फौज जैद अहमद ते फिर तेरे मैं मन्ना। आपको पता है ये अभी इसकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही? वो जो भाग रहा होता था, भाग के वो कर रहा था, वो प्लाटों में बंदूक लेके। हाँ, अब उन प्लाटों में घर बन गए। ये बहुत शर्मनाक है ईमान मिजारी के साथ जो कुछ हुआ उनके। एक तो ये कि वो प्रेग्नेंट है और इस हालत में भी ये जालिम है, इतने यजीदी हैं यार, ये वाकई यजीदी है। नहीं ना, या अली गलत बयानी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तीन तलवार हफ्तावार। कॉपीराइट कोई नहीं, जिथे मर्जी जा। दोनों मेरे दोस्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक्स हैं मेरे पास एजेंडे में। इमरान खान साहब को 900 से ज्यादा दिन जेल के अंदर हो चुके हैं, गैर कानूनी तौर पर रखे हुए, और तकरीबन पिछले 100 दिन से तो वो अगवा हैं। किसी को नहीं पता वो कहां पर है, कोई नहीं जानता, उनकी फैमिली को उनके बारे में कोई इल्म नहीं है। यही फार्म 47 से बनाई गई जेली हुकूमत, जिन्होंने खुदा के 99 नामों के नीचे झूठे हल्फ उठाए, वो कह रहे हैं कि वो अडियाला में है, ठीक है, लेकिन क्या उनकी बात पे कौम यकीन करेगी या नहीं? दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब, जिन्होंने कल बताया कि जलसे से खिताब करते हुए कि 3 प्लान बना चुकी है एस्टैब्लिशमेंट मेरी हुकूमत को गिराने के लिए, जिसमें एक है और वो आखिरी प्लान है सुहेल आफरीदी के कत्ल का। इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफ था, ये बहुत बड़ी खबर थी। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी हलकों में तहरीक इंसाफ के अंदर बेचैनी पाई जाती है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आज इस वीलॉग में, नकल मकानी के हवाले से, तीरा के अंदर होने वाले ऑपरेशन, ट्रंप के पीस बोर्ड के हवाले से, और कुछ एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बनाए गए नए बयानिए की कि ट्रंप का जो बोर्ड है पीस का, उसके अंदर शामिल होना, किस तरह से वो फजाइल बता रहे हैं। बहरहाल एजेंडे की तरफ आते हैं। अहमद भाई, अलादीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया जी आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। खान साहब को 900 दिन हो चुके हैं जेल के अंदर, उनको रखा हुआ है जिस तरह से बदमाशी से जेली केसेस बना करके। क्या लगता है आपको अहमद अली खान साहब, ये सुहेल अफरीदी साहब ने जो कल कहा कि उनको कत्ल करने तक का मंसूबा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की टेबल पे, अब या तो उनकी हुकूमत को गिराया जाएगा उन्हें नाअहल करके, या गवर्नर राज लगा करके, अगर ये सब ना हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आप अपने जो आपने एलामिया जारी किया इसको वापस लें और माफी मांगे। तीरा के अंदर जो हालात हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अहमद भाई आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों की फीडबैक हम लोग पढ़ते रहते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है पढ़ के, और मुख्तलिफ आप लोग चीज़ बताते रहते हैं, ज़रूर वो बताते रहा करें। खान साहब का जिक्र इसके बाद अली पक्का हम लोगों ने इंशाल्लाह करना है हर प्रोग्राम के शुरू में, ताकि PTI वालों को, जो भी पार्टी की लीडरशिप है, उनको थोड़ी थोड़ी कम से कम गैरत आ ही जाए। जितना लोग खान को लेकर ईजी हो गया और इस तरह का कर रहे हैं कि यार जैसे कोई एवरीडे का काम है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है खास करके जो जितने ये बुढ़े PTI के अंदर शामिल हैं। देखो, पार्टी अगर चाहे, बहनें जाके उधर रोजाना बैठती हैं, पार्टी चाहे तो उधर इतने लोग हो जाएं, भर जाएं कि इनकी हिम्मत ना पड़े, जुर्रत ना पड़े खान को अंदर रखने की। जहां पे खान को आपने बाहर निकालना था, वहां से अब यहाँ पे बात आ गई है कि खान से बात तक वो करने नहीं दे रहे, और पार्टी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इस लेवल की कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि उन्होंने इसको ईजी लिया हुआ। बहनें जाती हैं उधर, मारकुट खाती हैं, पानी उनके ऊपर पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, और ये सारे पार्टी वाले बागैरत लोग जो है वो बैठ के देखते रहते हैं। ये तो खान की बात हो गई। दूसरा, तीरा वाली बात, हुकूमत आपको पता है पीछे हट गई है इससे।
हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया एलामिया के भाई हम तो ये कर ही नहीं रहे नसीम मकानी शोएब अफरीदी ने आगे से उन्हें बोला है, शोएब अफरीदी ने कहा है कि अगर आप लोग ये करते हैं तो फिर उसके बाद मैं जाऊंगा, जाके लोगों को साथ मिला के और वापस तीरा की तरफ लोगों को वापस लेकर जाऊंगा अगर हुकूमत ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती तो। असल में अली इन्होंने जो प्लान किया था ना, प्लान ये था कि लोगों को वहां से डिस्प्लेस करेंगे, उधर के जो फवायद वो लेते हैं वो तो फवायद उन्होंने उन्हें मिलने ही मिलने हैं, लाजमी बात है। जो जगहों के ऊपर कब्जे शब्जे करते हैं, अमूमन लोग यही कहते हैं ना, वहाँ के लोग बताते हैं कि जगहों के ऊपर कब्जे कर लेते हैं, बागात के ऊपर, या वहाँ की कहते हैं कि चरस शरस के ऊपर जो है काफी ज्यादा मेडिसिनल marijuana जो इधर वेस्ट में बहुत ज्यादा बिकती है, वो तीरा के अंदर बड़ी टॉप क्लास की चरस पाई जाती है, वो उसके ऊपर भी अब इन्होंने अच्छा। चरस के ऊपर भी काबू करना जिस तरीके से अफगान वॉर के दरमियान किया था। अब साथ उसका जो बाय प्रोडक्ट इन्होंने निकालना था वो ये निकालना था कि ये सारा मीठा मीठा हाफ हाफ हम कर लेंगे और कौड़ा कौड़ा पीटीआई के ऊपर डाल देंगे, खान के ऊपर डाल देंगे कि ये इनकी वजह से, लोकल गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, ये नहीं कर रहे, हम लोग नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ये वजूहत है इनकी। सुहेल अफरीदी आ गया, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर गंडापुर यहाँ पे होता ना इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाना था, नैरेटिव खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ वो बनाने में हो सकता है कामयाबी हो जाती। जिस तरीके से सुहेल अफरीदी ने इसको टैकल किया ना, एक एक मामले को एक एक उसके पेचीदगी के साथ, उससे नैरेटिव इनसे बन नहीं पड़ा। अब जब नैरेटिव नहीं बन पड़ा तो लोगों को वहां से निकालने का सारा मलबा इनके ऊपर आया। अब ये मलबा उतारने के चक्कर में, हालांकि ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा हम ऑपरेशन करेंगे, डीजी एएसपीआर ने कहा कि ऑपरेशन अभी हो रहे हैं, अब कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं हो रहे। ऊपर से सुहेल अफरीदी ने बोला कि यार इनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। पहला तो मतलब पहली बात जो उन्होंने की थी वो ये थी गवर्नर राज लगा देंगे, वो ना हुआ तो रिजीम चेंज करेंगे, यानी कि नायल कर देंगे इलेक्शन कमीशन के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नजरें रखे हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वहां पे तो कुछ भी फाइलें शाइलें बना के दे देनी है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाना, उन्होंने नायल कर देना या फिर उनको कत्ल कर देना। अब सुहेल अफरीदी को मजीद ये जो कत्ल वाला और रिजीम चेंज वाला है इसके ऊपर मजीद उनको रोशनी डालनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये बात किस तरीके से उन तक पहुंची और क्या क्या कहां प्लान हो रहा है। क्योंकि अगर सर ये इसमें हो एक रहा है अहम चीज है, उसमें इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं। पिछले दिनों इमरान रियाज साहब ने भी एक खबर दी थी कि सुहेल अफरीदी को बहुत सिक्योरिटी थ्रेट एजेंसियों की तरफ से बताए गए थे कि आप जलसे पे मत जाएं, आपको मार दिया जाएगा, पहाड़ों पे बंदे बैठे हुए हैं, आप स्टेज का रुख तब्दील कर दें, आप गाड़ी अपनी तब्दील कर दें। पहले तो यहाँ पे यही एक सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी मालूमात आपके पास है तो फिर उन बंदों को जाके पकड़ क्यों नहीं लेते आपके जो गोली मारेंगे सुहेल अफरीदी को। बेसिकली वो थोड़ा सा ना थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करना है इसमें, इनकी वर्डिंग चेंज करने, उनका कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने पैगाम भिजवाया था कि आपको हमारी तरफ से बहुत ज्यादा खतरा है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो हम आपको मार देंगे, अगर आप स्टे यहाँ पे लगाएंगे तो हम आपको मार देंगे, अगर आप ये कर देंगे हम आपको मार देंगे। देखिए अली भाई, आपको पता है हमारी तारीख है 78 ईयर्स में, आप देखें इन लोगों ने कितने कितने सियासी लीडरों को एलिमिनेट किया है, रास्ते से हटाया है। ये हर उस बंदे को रास्ते से हटाते हैं जो ये समझते हैं कि यार इनकी जो स्टेट विद इन स्टेट काम कर रही है ना, उसके लिए जो भी खतरा है ये उस बंदे को रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। देखिए इमरान खान को भी इन लोगों ने हटा देना था। मसला सिर्फ यह है कि इमरान खान के साथ पॉपुलैरिटी, अवाम में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इमरान खान वो ये समझने की ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर सही तरह से फंसी हुई हैं, तो इमरान खान को साइड में करने के लिए बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन इस वजह से उन लोगों ने कैद में डाल दिया। लेकिन जहाँ तक बात है सुहेल अफरीदी की या फिर मुराद सईद की या इस तरह के और जो जानिसार हैं, देखें ये एलिमिनेट तो कर सकते हैं, ये जान तो ले सकते हैं। हमने देखा है इन हराम खोरों को, हमारे लीडरों की जान लेते हुए, सियासी लोगों की जान लेते हुए, ये तो अपने बंदे मरवा देते हैं यार, अपने लोग ये मरवा देते होते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें एज अ नेशन, एज अ सपोर्टर ऑफ खान, और हमें जो है वो सुहेल अफरीदी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके खिलाफ न सिर्फ बयानिए बनाए जा रहे हैं बल्कि उसकी जान को भी खतरा है। तो अलादीन भाई आप बहुत ज्यादा कंपेन कर रहे हैं 8 फरवरी के हवाले से, उन अपनी वीडियोस में बड़े पुरुमीद नजर आते हैं कि 8 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। अभी आपका एक वहां पे इंग्लैंड के अंदर 7 फरवरी को हो रहा है अबाबील का जो इवेंट आप करवा रहे हैं, मैं उस हवाले से भी आता हूं उसके ऊपर भी, लेकिन सवाल यह है कि 8 फरवरी को आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्टफुल तहरीक होगी जिसका कोई असर होगा? इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, वो भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है उसके हवाले से। मतलब जिन लोगों को इस्लामाबाद के डी चौक में गोलियां तक लोगों को मार दी गई, उनको फर्क नहीं पड़ा, तो अगर आप एक दिन हड़ताल करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये मसले का हल है? और देखें पिछले 3 महीने से सुहेल अफरीदी साहब, मेरा ख्याल है गालिबन इतना ही अरसा कमोबेश हो चुका है, वो वजीर आला है, उनके हुकूमत भी वहां पर है। कराची से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक हम जो मनाजिर देख रहे हैं माशाल्लाह से
व्हाट अ ब्यूटीफुल, यार वो आप देखें मनाजिर कि कितनी बड़ी तादाद में अवाम निकल रही है, इतना सब कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, लेकिन अचीवमेंट क्या है सर? खान से मुलाकात तक नहीं ले सकते तहरीक इंसाफ की वजीर आला की इमरान खान से, जो पार्टी के फाउंडर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, जो इनकी वजह से वोट पड़ा है, उनके साथ वजीर आला की मुलाकात तक नहीं हो सकती। ये 8 फरवरी को इम्पैक्टफुल एहतजाज आपको नजर आ रहा है, या फिर ये रिहर्सल है किसी बड़े प्लान की जो आगे आने वाला है? अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक पॉइंट। देखें, सुहेल अफरीदी को जहां तक मैंने सुना है और जहां तक पीछे सारी खबरें हम देखते रहे थे, सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का एक पैगाम आया था इमरान खान की तरफ से। देखिए, इमरान खान एक लीडर है। अगर इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम दिया था, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का पैगाम नहीं दिया था। मुझे ये महसूस होता है कि इमरान खान चाहता है कि यार, जिस तरह से ऑब्वियसली आपको पता है, पहले 9 मई को गोली चलाई गई, उसके बाद फिर अवाम डर के घरों में चली गई, उसके बाद फिर आगे 26 नवंबर आ गया, 26 नवंबर को गोली चलाई, उसके बाद फिर एक लंबा गैप आ गया ना। उसके बाद सारी बात खौफ है, मोमेंटम टूट जाता है, लोगों का मोराल डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर लोग दोबारा से अपने आप को जो है ना वो एक्टिव करते हैं, आहिस्ता 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 टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर जब वो दोबारा से लोगों का एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, तो इन लोगों ने मरीद के कर दिया, मरीद के करके इन लोगों ने फिर से वो डरा जो है ना, वो लोगों के डर जो है लोगों के दिलों में डालना शुरू कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से जो मरीद के वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद वो डर नहीं लोगों के अंदर आया, क्योंकि लोगों की पहले 2-3 बार प्रैक्टिस हो चुकी हुई थी, लोग उस डर से निकल आए हुए हैं। तो अब खान ने बड़ी प्लानिंग के तहत ये पैगाम भिजवाया था कि स्ट्रीट मूवमेंट करो, सूबे सूबे में जाओ, शहरों शहरों में जाओ, और लोगों को जाके मेंटली तौर पे पहले प्रिपेयर करो। देखिए, अगर तो आप एक बड़ी कॉल पे आना चाहते हैं, इनकलाब लेके आना चाहते हैं, या बड़े लेवल के ऊपर गेम लेके जाना चाहते हैं, तो फिर बात यह है कि फिर बात हजारों में नहीं, फिर बात लाखों में होनी चाहिए। और लाखों में बात करने के लिए फिर जरूरी है कि आपको घर घर शहर शहर जाना चाहिए। जहां तक बात है 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी जो है वो बहुत जरूरी है इस लिहाज से कि देखना है कि अवाम के अंदर क्या पाया जाता है, अवाम मुझे पता है क्या लगता है, और हम अपना पैगाम, दो चीजें हमारे पास सोशल मीडिया है, हम अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाने में किस हद तक कामयाब हो जाते हैं, किस हद तक अवाम हमारे साथ कनेक्टेड है, सुहेल अफरीदी के साथ, ISF के साथ, PTI के साथ या सोशल मीडिया के साथ, और किस हद तक अवाम शटर डाउन हड़ताल के ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। उस रिस्पॉन्ड के बाद मुझे लगता है, और फिर स्ट्रीट मूवमेंट का जो रिस्पॉन्ड आ रहा है, इन दोनों का रिस्पॉन्ड अगर आप मर्ज करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से फिर हमारी लीडरशिप के लिए या खान के लिए या सुहेल अफरीदी के लिए रिजल्ट निकालना आसान होगा कि किस हद तक लोग तैयार हैं और किस हद तक हमें कोई बड़ी गेम करनी चाहिए। और मुझे पता क्या लगता है इसमें अहमद भाई, ये जो अभी जो तहरीक चल रही है तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ की भी, अवाम तो बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रही है। देखें, स्ट्रीट मूवमेंट पे जाते हैं कि छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में जाते हैं, इतनी बड़ी अवाम नजर आती है। अब ये जो होने वाला है ना आगे चल के, ये लोगों को समझना चाहिए कि पहले जो भी एहतजाज लेकर के डी चौक आया गया 2 मरतबा, अक्टूबर में और नवंबर के अंदर 26 नवंबर को, उसमें एक बड़ा फर्क अब में और तब में ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच में एक ब्रिज था, एक राब्ता था। वो अपने राब्ते के जरिए से किसी न किसी अपना फायदा ले जाते थे एस्टैब्लिशमेंट। जैसे आपको याद होगा कि जेल का दरवाजा खुलवा कर इमरान खान से जगह तब्दील करवा दी थी कि जाए भाई आप कैंसिल कर दें। एक दफा वो आजम स्वाति चले गए थे, बैरिस्टर गौर चले गए थे। अब अगर कोई तहरीक चलती है ना, तो ब्रिज बीच में नहीं है। यहाँ पे वो कश्तियां जला देने वाला मामला है कि सुहेल अफरीदी जो है वो ये बात कह रहा है कि मेरे पास मैंडेट ही नहीं है बात करने का, मैंने खान के ऑर्डर को ओबे करना है। तो अब जो मामला अगर जाएगा तो मैं इसको इसलिए खतरनाक समझता हूं, इन सेंस खतरनाक उन काब्जों के लिए जो मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको ये महसूस होना चाहिए कि अगर अब अवाम निकलती है और उनको लीड सुहेल अफरीदी जैसा शख्स कर सकता कर रहा है, तो उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उसको आप ये नहीं कर सकते कि घुमा के उधर ले जाएं या उसको कहें कि आप फलां जगह चले जाएं। अब ये एक बड़ा फर्क होगा। और उससे पहले मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी स्ट्रीट में, बहरहाल नकल मकानी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा यार। इस सेशन के अंदर तीरा के अंदर हजारों लोग आप वीडियोस में देखते हैं, बर्फबारी के अंदर छोटे छोटे बच्चे रोते हुए, उनकी वीडियोस, बाप अपने बच्चों को उठा करके किस तरह बददुआएं दे रहे हैं। अगर ये वाकई हुकूमत नहीं निकाल रही तो को पागल है, अपनी जगह जायदाद घर बार छोड़ करके सड़कों पे आके बर्फबारी में बैठेगा। मतलब एक तरफ आप देखें उनके बयानात डीजी साहब के, वो वजीर दिफा है, नकली सही लेकिन वजीर दिफा है, वो कह रहा है कि हम कर रहे हैं, असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है। और आज आकर के हुकूमत कहती है कि भाई हम हमारा इसका ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है ये अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री बनी, कुछ इंटरनेशनल बड़े सहाफीज के अंदर आए कि लोगों को, दुनिया को लगा कि यार ये तो मिनी फलस्तीन तो वहां पाकिस्तान के अंदर भी है, तो उस वजह से ये कहीं पीछे हट रहे हैं। और अगर ये पीछे हट रहे हैं वाकई तीरा के ऑपरेशन के हवाले से, अच्छा बाय द वे सोचने वाली बात है कि इस बर्फबारी के अंदर, इस सर्दी के अंदर दहशतगर्द वहां पे
कर क्या रहे हैं, गारों में हैं, किधर हैं? मतलब आपको पता है ये झूठे तरीन है। अभी मैं एयरवे न्यूज के ऊपर मैं वो पटियां चलती हुई देख रहा था। ये आपको पता है जिस तरह से वो डीजी ने कुछ यूट्यूबरों को, सहाफियों को बुलाया, वो अपना बयानिया अपना चुरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अब अवाम पकड़ रही है। अवाम को पता है कि भाई ये फौज कर रही है। अवाम को पता है कि जनाब जो जर्नल बैठा हुआ है ये अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है और जनाब ये वहां पे ये ऑपरेशन कर रहा है। बच्चे बच्चे को पता है। अब ये मीडिया के ऊपर अपने सहाफी बिठा के और उसके बाद बाकी हुकूमत को आगे करके जी को हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, एक तरफ गेमें डालते हैं। अब वो देखो, मैं सुन रहा था वो क्या नाम है उसका, वो सरकारी जो हज पे गई थी मोहतरमा आसमा शराजी। अच्छा अच्छा, वो यार वो क्या कर रही हैं। अब मैं उनकी वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई डीजी से मुलाकात के जो नतायज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। वो उसको प्रेज कर रही है, वो तारीफें बता रही है कि जी हमारी वो जो पता है ख्वाजा आसिफ ने बात की थी कि वी आर ऑन वेंटिलेटर, ठीक है, हम इमरान वो अगर अमेरिका पीछे हट जाता तो भाई हम तो कोलैप्स कर जाएंगे। वो कह रही है कि जी अमेरिका नाराज हो जाएगा, IMF के लोन बंद हो जाएंगे। मैं उसको वो बयान सुन रहा था यार, मतलब वो अब आके लोगों का माइंड बना रहे हैं। जब मुलाकात हुई है ना वहां से डीजी के साथ, तो आके लोगों का मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का माइंड बना रहे हैं कि यार हमारा जाना कितना जरूरी है, अमेरिका पीछे हट जाएगा, अमेरिका पीछे हट गया तो हमारे पल्ले कख नहीं रहना, IMF ये कर देगा वो कर देगा। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप अब अमेरिका के डर से इसराइल की गोद में बैठ जाओगे। आप अमेरिका के डर से वो जो 78 साल बयानिया था हमारा, उसको आप बांट दोगे। उधर फिर आते हैं एक और बात अली, जो तीरा के अंदर लोग होंगे, जो हमारे छोटे छोटे ये गांव होते हैं, उसमें छोटे छोटे घर होते हैं, जो नॉर्मल घर होता है, 3 4 5 बंदे जिसमें रह रहे होते हैं, 2 3 कमरे ही होते हैं, 5 7 एक मियाँ बीवी और बाकी 5 6 7 बच्चे जो है वो दूसरे 1 2 कमरों के अंदर रह रहे हैं, मट्टी के छोटे घर। अली इनकी कितनी लागत होती होगी? छोटा सा मट्टी का घर, 5 मरले का, 3 मरले का, 10 मरले का, कुछ भी इस तरह करके कच्चा घर, इसकी कितनी कीमत होगी? 10 15 लाख। हाँ तकरीबन कम हो सकती कितने की मरियम नवाज जूती पहनती है? आप बताएं। इतने की मरियम नवाज जूती पहनती है जितना तीरा में एक गरीब बंदे के घर का कुल सरमाया उसका जितना होता है ना, उतनी की मरियम नवाज जूती पहनती है। और अब जब हम वहां पे देख रहे हैं एक बंदे की तस्वीर जिसने मौजों की जगह शॉपर चढ़ाया हुआ था, शॉपर पहनो, शॉपर उसकी मौजों की जगह बर्फ के अंदर चढ़ाया हुआ था। आपको पता ही नहीं है बर्फ के अंदर बगैर प्रॉपर उसके, आप मैं तो रहते ही बर्फ में उधर कनाडा में अली, आपके ये जो जिन्हें हम पोटे बोलते हैं ना, ये जो फिंगर टिप्स होते हैं, ये आपके जलना स्टार्ट हो जाते हैं जब सर्दी के अंदर, जब टेम्परेचर माइनस में जाता है और अगर आपके पास नहीं है ना प्रॉपर, तो आपके ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी ठंड होती है कि आपको जलन होती है और आप नहीं काम कर सकते। फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। ग्रीन फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा नीला हो के जलना स्टार्ट हो जाता है और उसको फिर काटना पड़ता है आपको, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। ये अगर बहुत ज्यादा अगर कोई उस टेम्परेचर में रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा, तो वो तो फिर जैसे कहते हैं पुर जाती है। जरूरी नहीं है बहुत टाइम तक रहे, आधे घंटे में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, 5 घंटे में भी, 3 घंटे में भी। और जितने ये वहां पे ये चीजें ट्रंप के पीस बोर्ड के हवाले से बात करेंगे। आसमा शराजी की अभी बात की रदीम भाई ने, मैं इसको मजीद लोगों के लिए आसान बना देता हूँ कि अब इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ये चाह रही है कि लोगों को बताया जाए कि अगर हम ट्रंप के साथ ना बैठते तो ट्रंप हम पे टैरिफ लगा देता पाकिस्तान के ऊपर, IMF के हमने पैसे शैसे भी देने हैं। तो अब पाकिस्तानियों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ट्रंप का जो पीस बोर्ड है वो आप ठीक कह रहे हो सही नहीं है, वो फलस्तीनियों को ही मारेगा, हमास को ही खत्म करेगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब पैसों के लिए वो उजरती होते हैं ना जी, किराए वाले जो किराए ज्यादा मारते हैं। मैं असल प्लान बता देता हूँ, प्लान बताएं। क्या है। प्लान ये था कि ट्रंप लल्लू है, उसकी तारीफें करेंगे, उसे फुंडाएंगे, थोड़ा सा फुंडेगा और तारीफें करने के बाद कहेंगे ये करते हैं वो करते हैं, फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी में मामलात फंस रहे हैं, ये फंस रहे हैं वो फंस रहे हैं। इतने में ट्रंप का साल गुजर जाएगा। इस साल अमेरिका में मिड टर्म होने, मिड टर्म में वो फंस जाएगा, लोग अनपॉपुलर हो जाएगा, कांग्रेस में उसकी अक्सरियत खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ट्रंप बिल्कुल ना एक किस्म का कह लो कि खसी हो जाएगा। ये था प्लान इनका, जर्नलों का जो महाना प्लान था ना इनका, शाहाना प्लान था, वो ये था इसको फंसाएंगे, रोल मोल करके, तारीफें करके इसको अपने काम से हम निकलवाएंगे। जब बात आएगी फौजें देने की तो कहेंगे ये करते हैं वो करते हैं, ये देखते हैं, करते करते ट्रंप के 4 साल गए, ट्रंप गया क्योंकि ट्रंप किसके बाद टर्म ही कोई नहीं, 4 साल ऐसी कर ली। फिर उस दिन अगले दिन अपने मोहल्ले में आइसवेरिया आई, वो सुना हुआ ना गाना, मुन्ना भाई प्लान था।
अब मसला क्या हुआ है, उसने इनको गिच्ची से पकड़ लिया, वो भी कोई वो कोई मतलब कोई कोई महल्ले का कोई वो तो नहीं है ना, कोई कमी शमी तो नहीं है। लाजमी सी बात है, 35-40 करोड़ बंदों का नुमाइंदा है वो। 35-40 करोड़ बंदों में अगर वो ऊपर आया, दुनिया की एक वो भी अमेरिकी तो 250 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उससे वो आया है ऊपर। तो उसने इनको गिच्ची से ऐसे मरोड़ा कि उसने करते 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 इनसे साइन सारे करवा लिए। वो सारी तस्वीरें जिनसे ये डरते थे वो इनको बादल नखास्ता देनी पड़ी। अब ये फंस गए हैं बड़े गंदे, बहुत ही गंदे, इतने गंदे फंस गए हैं कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है। एम नहीं DGISPR के तोते उड़े हुए और सबको बुला के कह रहा है ट्रस्ट द स्टेट। अच्छा, एक तरफ कह रहा है ट्रस्ट द स्टेट, फिर कह रहा है कि सारी कुछ हुकूमत कर रही है, और तुम हुकूमत को तो स्टेट मानते नहीं हो। ट्रस्ट द स्टेट। आप अंदाजा, ये वाली बात पे ना हंसी निकल गई, ट्रस्ट द स्टेट वाली बात पे ना, इसमें हंसी बहुत आ गई। अली भाई इसी बात से याद आ गया, ये जो बात कर रहे हैं ना ये फौज भिजवाने वाली, इसी बात से याद आ गया, वो जैद हामिद कह रहा था कि मैंने पहले भी ये जाने वाले थे तो मैंने रोक लिया था मुशर्रफ का दौर। मैं उस पर बात करता हूँ, उसकी तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी मैं तस्वीर बताता हूँ लोगों को। फील्ड मार्शल जाता है पुलिस वालों को कहता है तुम्हारी मराद मैं फौजियों के लेवल पे लेकर आऊंगा, ठीक है, और साथ साथ उन्हें कहता है कि हम और तुम स्टेट है मिलकर सारे काम करेंगे। DGISPR इतना कंफ्यूज कहता है ट्रस्ट द स्टेट, पर काम सारे हुकूमत कर रही है। हुकूमत सबको कहती फिर रही है कि हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है, और पब्लिकली कह रहे हैं वो थे, हम वो नहीं, हम वो काबीना वो किया था, वो ये था, हम थे नहीं थे, नहीं हाँ हम थे। यार मैं आपको बताऊं, डीजी को पता चल गया हुआ है, टाइम थोड़ा है, वो उन पे फेंक रहे हैं और वो उन पे फेंक रहे हैं, और थोड़े और दिनों में आपको नजर आ जाएगा। आपको पता है, लोगों को समझा दूं चार्टर इसका आम लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा जी। मुझे भी टाइम मिला, मैंने डिटेल से इसको पढ़ा है। भाईजान, पाकिस्तान की जो इन्होंने काम किया ना, एक तो आपने बहुत सारी बातें सुन ली होंगी कि ऐसे है, उसमें सारे $1 बिलियन दे नहीं देंगे तो 3 साल, ये वो सारा, उसमें नहीं जाते डिटेल में, आपको मैं बोर नहीं करता, वो आपने सुन लिए सबके मुंह से। जो मेन चीज है अली, वो पता क्या है? ट्रंप के डिस्क्रेशन के ऊपर है कि आपने $1 बिलियन दिया या नहीं दिया, वो उठा के आपको यूं करके बाहर फेंक दे एज अ चेयरमैन। ट्रंप अपनी मर्जी का चेयरमैन लगा सकता है, अपनी मर्जी का, और सक्सेसर मतलब ट्रंप अगर हट जाता है तो उसका जो सक्सेसर होगा वो उसकी मर्जी का होगा, वो कोई वोटिंग से नहीं आएगा, वो ऑलरेडी उसने अपना सक्सेसर लिखा होगा। और ट्रंप दुनिया को चलाना चाह रहा है एज अ कंपनी, जैसे मैं CEO हूं, मतलब मैं CEO हूं, मैं कहता हूं अली तुमने अलादीन के साथ मिलकर काम करना है। इस तरीके से ट्रंप कह सकता है कि नेतन्याहू ये मैं सब कमेटी बना रहा हूं, सब कमेटी, तुम और जो ये पाकिस्तान वाली जितनी फौज हो जाए, ये आपने मिलके, जो इजरायली फौज और पाकिस्तानी फौज है, ये आपकी सब कमेटी बन गई, आपने मिलके काम करना है। और वो नेतन्याहू को एज अ सक्सेसर रख दे, वो अगर इस पीस बोर्ड के ऊपर बैठ जाए तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और उसके अलावा ये जितनी सब कमेटीज बनेंगी, ये किसी लिहाज से उसको पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सीक्रेट हो सकता। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहे कि जी पब्लिक है। सिर्फ एक वजह से अगर रोक सकता है पाकिस्तान, वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कह दे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट सो अब इफेक्टिवली गज़ब से हम ज्यादा उधर चले गए इजराइल पे। मतलब कि आप आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं अहमद भाई कि अब फितना अल फलस्तीन जो है उसको हम खत्म करने जाएंगे, और अभी जो हमास इनके अल्फाज में जो चार जो डॉक्यूमेंट लीक्स हुए उनमें पता क्या हुआ जी बताएं। ये आया है लीक डॉक्यूमेंट्स में, इजराइल कह रहा है 25-30 किलोमीटर की गजा की पट्टी, 25-30 किलोमीटर की गजा की पट्टी है। इजराइल कह रहा है कि जो आधा गजा हमने कंट्रोल किया हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा। और इन सब ने हाँ कर दिया। ये आपने बताया ना कि इनको लगता है कि आसमा शराजी से जो बयान आया ना, आपने कहा कि इनको लगता है ट्रंप बड़ा बेवकूफ सा आदमी है, और देखो उसको ना एक एंकर पूछती है, उस पर तंज करती है ना, बड़ी उससे नाराज होती है, उसे कहती है तुम्हारे बाल जो है वो लगड़ बगड़ की तरह लगते हैं, तो वो कहता है हाँ लगड़ बगड़ के पास $7 बिलियन नहीं है ना। तो वो ऐसा आदमी है कि वो अमेरिका का एक अरबपति आदमी है, दूसरी मर्तबा वो मुल्क का सदर बन रहा है, ठीक है। उसने मतलब है कि यहाँ की स्टैब्लिशमेंट को आपके सामने जो उसने किया, ये उसको आपको याद है खान साहब के दौर में उसने ट्वीट किए थे, उसने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा धोखा करता है। उसने कहा था कि ये हमें बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और फिर उस पर खान साहब ने बीइंग वजीर आजम उसको एक ऐसा जवाब दिया था, आज भी उस ट्वीट मौजूद है
कि सही मतलब है कि नर का बच्चा था जिसने अमेरिकी सदर को लिख दिया था कि अब डू मोर हम नहीं करेंगे, प्राइज जंगों में ना जाकर के हम कूदेंगे, हमने 80,000 बंदा तुम्हारे चक्कर में मरवा दिया है, बजाय एहसान मानने के तुम आज हमें ही कह रहे हो। ये इमरान खान साहब ने कहा था, आज भी ट्वीट वहां पे खान साहब की पड़ी हुई है। वही ट्वीट थी, उसी ट्वीट के बाद ट्रंप ने जो है वो इमरान खान के करीब होना, जानबूझ के करीब होना शुरू हो गया था कि यार ये बंदा मेरे काबू में नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने बात की तो चपेड़े पड़ेंगी। उस ट्वीट के बाद ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि यार मैं इसको बुलाऊं। फिर पता जब इमरान खान अमेरिका गया था तो उसने बड़ा प्रोटोकॉल और बड़े जनाब वो मिला, ये वो कितना खूबसूरत, ऑनेस्टली अभी अब मैं जब इमेजिन करता हूँ ना, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, कितना खूबसूरत दौर था ना कि आपका एक वजीर आजम है, उसकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल खुल के आकर के पीटीवी पे बैठता है और लोगों को बताता है कि भारत अगर तुम हमला करोगे तो वी विल रिटेलिएट, हम मारेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बताता है कश्मीरियों के साथ ये होगा तो इसका ये जवाब होगा। फलस्तीन के ऊपर सीधी पॉलिसी, ट्रंप के सामने बैठ के वो बिल्कुल वाज़ेह बात अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के इनखला की, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्री चल रहा है एक वजीर आज़म। और आज आप देखें बंद कमरों के ये फैसले, सुबह हमें पता लगता है, रात गुजरती है कि ये पीस बोर्ड में चले गए हैं, रात को आधी रात को फैसला होता है तीरा में ऑपरेशन हो रहे हैं, उधर जाकर के नोबेल प्राइज दे रहे हैं, उधर ट्रंप के साथ एकदम खबर आती है कि डिनर। ये कैसे मुल्क चल रहा है? कौन इस मुल्क को चला रहा है? मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रही, इतनी कंफ्यूजन, इतनी पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर। ट्रंप के वोट वाले जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूं, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत गिरा के उसको निकाला गया, एक ऑडियो वायरल हुई थी और गारबल बताया जाता था ये किसी कर्नल शेरन की ऑडियो है। मुझे इसमें अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, हमने समझाया था इसको कि तुमने जो करना है अंतर खाते करते रहो, बस ऊपर से हम ये वो आगे पीछे। तो आपने जो बात की है ना कि यार क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था वो, उसकी हर चीज उसकी ना भी नजर आती थी, उसकी हाँ भी नजर आती थी। मतलब एक बंदा होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी देखिए, एक बंदा जो है वो आपका एक प्राइम मिनिस्टर है, एक मुल्क का वो सरबराह है, उसकी पर्सनैलिटी से सब कुछ अयां हो रहा है। उसकी पर्सनैलिटी देख के आपको पता चल जाता है कि इसकी हार्जा पॉलिसी क्या है, इस बंदे का फ्यूचर क्या है, इस बंदे का पास क्या है, मतलब नजर आ रहा है ना, वो क्लियर कट उसे रखा हुआ है। तो वो ही आपके वाली बात कि ये लोग मुनाफिक हैं भाई, ये कहते यही हैं, इमरान खान को भी यही कहते रहे हैं कि भाई तूने जो करना है तू अंदर खाते हल्का हल्का कर, लेकिन ऊपर तू ये मतलब एक बहरूपिया बन जाना, जैसे हम बने हुए हैं कि हम ऊपर से कहेंगे हम फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उधर जाके अर्शदान की गोद में बैठ गया है, इधर कहते हैं तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो। ये अलादीन ये बताओ, ये आम सिपाही को तो इतनी मराद भी नहीं मिलती थी, वो जाता था शहादत के जज्बे से, हाँ अब कौन से जज्बे से जाएगा? वो तो भाई वो तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया उनको। कब तक बात मैं यहाँ पे करूंगा, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। अब इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग किया था, अभी अफगानिस्तान के साथ झड़पें हो रही है ना, जो सामने लड़ रही है फौज पाकिस्तान की फौज के साथ, उस ब्रिगेड का नाम है ब्रिगेड 313, सहाबा बदरी 313 उसका नाम है, सहाबा के नाम पे है, वो बदर के सहाबियों के नाम पे। वहां भी दाढ़ी है, वहां भी नमाज है, वहां भी मुसलमान नाम है, यहाँ भी। तो सवाल तो फिर है ना कि जन्नत के ना जाना है जी। तो ये बंद कमरों की पॉलिसियां हैं। कल तक ब्रदर इस्लामी मुल्क था, कल तक यही डीजी आईएसआई से वहां पे चाय पीते हुए आपको नजर आए जिन्होंने कहा एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तालिबान आपको इधर सरीना में आपकी वजारत मिनिस्ट्री के अंदर आकर बैठकर उधर मुबारकबाद दी गई। इसी ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देखें, उसने कहा था अमेरिका की तस्वीर लगा करके ये ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। तालिबान के साथ खड़े थे, अफगान तालिबान के साथ। आज वही अफगान तालिबान फितना में हिंदुस्तान कैसे बन गए? मतलब सोचने की बात है ना। अब फिर जब मैं आज उन्हीं के खिलाफ अल्लाह की जंग हो रही है। अब मैं जब ये सवाल पूछता हूं भाई आपसे कि देखें पिछले 25 साल से दहशतगर्दी हो रही है और इतने ऑपरेशनों के बावजूद दहशतगर्द खत्म नहीं हुए। 80,000 बंदा मुल्क में मारा जा चुका है दहशतगर्दी में। अब मुझे बताएं दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही? ये सवाल मैं पटवारी से पूछूं, किसी स्कूल के हेडमास्टर से पूछूं, ये सवाल किससे पूछना है? ये सवाल मेरा आपसे सवाल है अहमद भाई, आप बताएं, लदीन भाई आप बताएं। ये वाला सवाल कि मुल्क से बेचने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, बेचने के लिए कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास। ये पिछले लंबे अरसे से लाशें बेच रहे हैं, जनाजे बेच रहे हैं, कंधे में फोटोएं खिंचा रहे हैं। जरदारी जैसा बंदा जाके शहीद फौजी को कंधा दे रहा है भाई कि देखो हम क्या कर रहे हैं। उनके पास बेचने के लिए भाई कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ यही चीज है। अब आप देखेंगे धिक्के लगा रहे होंगे। आपने शहीदों की बात की, देखें जो भी फौज के अंदर जाके सिपाही शहीद हो रहा है वो मेरा भाई है, मेरा कजन है, आपके मामू का बेटा होगा, आपका छोटा भाई होगा। पाकिस्तान की सड़कों गलियों से आम आवाम में से जा रहे हैं ना, वो जाकर के जाने दे रहे हैं।
हजारों की तादाद में हर कब्रिस्तान में आप जाएं, एक शहीद का परचम आपको पाकिस्तान का नजर आएगा। इन्होंने क्यों जान दे दी? कौन सा मुल्क के ऊपर हमने कब्जा किया जो ये शहीद हो गए? किस लिए जान दी है? कुछ सवाल पूछेगा ये सवाल क्या उस शहीद के वालिदैन पूछेंगे कि ये किस जंग में मेरा बेटा मारा गया है? इस मुल्क के ऊपर किस मुल्क ने हमला किया था जिसके नतीजे में मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई किस बात की वजह थी, कॉज क्या थी? फॉर एग्जाम्पल आप हमसाए, आपको कोई हमसाया, आप उनके साथ लड़ रहे हैं। अक्सर हमारे ये गांव में शहरों में होता है ना कि वो जिन्हें इट वटे दा वैर होता है, लड़ रहे होते हैं। वो किसाना बंदा आता है, वो कहता है कि यार तुम कुत्तों की तरह लड़ रहे हो आपस में दोनों हमसाए। लड़ाई कैसे गाल दी है? दसो मनो वजह की है लड़ाई की? लड़ाई की वजह कोई नहीं होती। मसला यह है कि भाई हमारी अफगानिस्तान वहां पे है, हम यहाँ पे है। हमारी अफगानियों के साथ कोई जद्दी पुश्ती, कोई दुश्मनी नहीं है भाई। हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई जद्दी पुश्ती, कोई जमीनों का, कोई द्राड़ों का कोई फड्डा नहीं है भाई। वो अमन से वहां रह रहे हैं, हम अमन से यहाँ रह रहे हैं। मसला सिर्फ बीच में आता है डॉलरों का, बस। हमें चाहिए बात है। चलें जी, मसले को मजीद मसले को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने बढ़ाई थी है ना, फितना हिंदुस्तान है जी। हिंदुस्तान दहशतगर्द बेचता है, पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, तो हिंदुस्तान में तो पटाखा भी नहीं बज रहा। 20 साल से पाकिस्तानी मर रहा है, पाकिस्तानी बमों में उड़ रहा है। फितना हिंदुस्तान में तो पटाखा भी नहीं बज रहा। हिंदुस्तान में एक जगह पे हमला होता है, कोई दहशतगर्द आके करता है, हम नहीं कर रहे, हम कलमे पढ़ रहे हैं, हमने नहीं किया। देखो आप गलत बयानी, मैं आपको बताऊं, आप गलत बयानी वो हर जगह पे घसीट दें फिर इनको। नहीं ना, या अली गलत बयानी कर रहा है जी। फितना हिंदुस्तान नहीं, फितना ख्वारिजुल हिंदुस्तान। हाँ, फितना ख्वारिजुल हिंदुस्तान जो भी है। देखें, सिंपल सवाल है भाईजान, हम बाशऊर शहरी हैं, हम सोचते हैं यार, हमारे दिमाग में सवाल आते हैं। हिंदुस्तान ये कर रहा है, ठीक है, हमारे रोज बंदे मार रहे हैं, उनका तो कोई नहीं मार रहा। जो कर रहा है जाओ मारो उसको, जिसने एक भी पाकिस्तानी को मारा, जिसने एक पाकिस्तानी को कत्ल किया, चाहे इसके बदला ले आप जा करके। मैं बताता हूँ आपको, एहसान के बारे में जानते हैं आप? जिसने एपीएस की जिम्मेदारी कबूल की थी, सारा पाकिस्तान जानता है सर जी। एपीएस की जिम्मेदारी कबूल की थी उसने, और हाँ जी बिल्कुल, पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ था। किधर है वो? उस दिन ट्विटर की स्पेस पे बैठा हुआ था। कैसे निकला मिलिट्री की मतलब कस्टडी से? कैसे भागा है बताएं? किसने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? अच्छा वापस आ जाएं। अली अमीन गंडापुर एक्स सीएम था, वो कहता है कि जनाब पुलिस पकड़ती है बंदे, दहशतगर्द पकड़ती है, एजेंसियां आकर छुड़ा के ले जाती हैं, कहती हैं कि ये हमारा सोर्स है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? व्हाट डज इट मीन बाय सोर्स? ये जरा सोर्स को अली भाई जरा आप अहमद अली खान जरा समझाएंगे पब्लिक को, ये सोर्स क्या होता है? जब पुलिस पकड़ती है बंदा, दहशतगर्द पकड़ती है, तो फौजी आके एजेंसियां आकर छुड़ा के ले जाती हैं कि ये हमारा सोर्स है, ये हमारा बंदा है। ये क्या चक्कर है? चक्कर वही रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, कमरों में बैठकर फैसले किए जाते हैं ना, वो ऐसे ही फैसले होते हैं। पॉलिसियां भी ऐसी होती हैं, सोर्स भी अपनी मर्जी के होते हैं। फिर मुल्क को कुछ पता नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। उधर हमें उसके अंदर डाल दिया जाता है एफएटीएफ में, हम ब्लैक लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से निकल ही नहीं सकते बाहर। क्यों? वो वहां से सैटेलाइट से देखते हैं, ये वहां पे भी कंपाउंड बना हुआ है, ये वहां पे भी कंपाउंड बना हुआ है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तस्वीरें दिखाते हैं। तो हमारा ये मुल्क इसी तरह से ये बंद कमरों पे डिक्टेटर्स ने पूरी दुनिया में मुल्क चला लिए थे, ठीक है। डिक्टेटर्स ने बुरे ही सही लेकिन चला लिए थे। एक मुल्क नहीं है जो जर्नैल आज तक चला सके पूरी दुनिया में। जर्नैल नहीं चला सकते मुल्क की, बड़ा गन मारते हैं, बहुत गन मारते हैं, कितना गन मारते हैं कि जिसके आप देखो ना 25 साल हो गए अली, हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त से देख रहे हैं। अब अभी के लोगों को याद होगा 2007-8 में अली क्या सूरत हाल थी। इस दिन 15-20 बंदे धमाकों में शहीद होते थे या मरते थे, या आप जो भी उन्हें कह लो। जिस दिन 15-20 बंदे होते थे ना हलाकते, हम कहते थे यार थोड़ी कम है, याद है? हाँ, ऐसे ही 6-6, 7-7, 8-8 धमाके एक दिन में हो रहे हैं। मैंने खुद 2009 की बात होगी, या मैं गलत ना हो जाऊं, 8 की बात होगी, 9 की बात होगी शायद, 8 या 9 की। आर्मी हाउस में पिंडी कचहरी चौक में मैं घर से निकला, उस वक्त तक नहीं हुआ था, जब मैं कचहरी चौक के करीब पहुंचा तो आगे लाशें पड़ी हुई थी। आर्मी हाउस के बाहर धमाका हुआ था, मैंने खुद देखी थी। एक बात जो जेन जी हमें देख रही है ना, उनको भी पता होना चाहिए। ये जो जेन जी देख रहे हैं, नए नौजवान 18-19 साल के देख रहे हैं, उनको ही पता होना चाहिए कि ये मुशर्रफ दौर में जो दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर आई थी, इससे पहले तो नहीं था दहशतगर्दी। पुरअमन मुल्क दुनिया में रहते, वैसे हम भी रह रहे थे। दहशतगर्दी आई क्यों थी? इसकी वजह क्या थी? कौन लोग थे वो जिन्होंने कहा था कि भाई इक़्तिदार आगे करना था?
उसे उसे वो लगा था इसी तरीके से जिस तरीके से आज फील्ड मार्शल लगा हुआ है, वो भी पूरी दुनिया में माफिया मांगता चाहे अब देखिए मुशर्रफ का मामला ये था, मुशर्रफ ने अफगानिस्तान में को मरवाने के लिए अड्डे दे दिए, ठीक है, पाकिस्तान से जहाज उड़ रहा है, उधर जाके अफगानिस्तान में बम मार रहा है। तो फिर कुछ लोगों ने यह फतवा दिया कि आप तो सयूनियों सलीबियों के साथ खड़े होकर के मुसलमान मार रहे हैं, तो आपके खिलाफ तो जिहाद फर्ज है। वो आपको फतवा याद है ना, किन्होंने दिया था? मौलाना भी थे, उसके अंदर लाल मस्जिद वाले भी थे, और उलमा भी उसके अंदर मौजूद थे। और वहां से फिर ये एक बंद कमरे का फैसला होता है कि अगर उस वक्त पार्लियामेंट होता, उस वक्त आप वही अफगानिस्तान के आसपास और भी मुल्क है ना, अफगानिस्तान के पास भारत भी है ना, वहां जाके ले लेता ना अमेरिका। कमांडर कौन से जर्नल थे जिसने कहा था कि मुशर्रफ ने बेसिस दे दी थी, हमें पता ही कोई नहीं था। मुशर्रफ ने बेसिस को बलूचिस्तान वाले दे दी थे अली, इन जर्नलों को कोई नहीं पता था। यार मैं इनको तो एक चीज बता दूं, वो उसामा के लिए हेलीकॉप्टर आया था, उसका भी नहीं पता था। वो बड़ी मजे की बात की उस दिन फैसल साहब ने। आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से यूरोप में रहता हूँ, यूरोपीय यूनियन में रहता हूँ। यूरोपीय यूनियन में कई ममालिक इकट्ठे हैं, इनके बॉर्डर्स खुले हैं, हमें दूसरे मुल्क जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता, हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब कुछ चेक पोस्ट पे नहीं खड़े होना पड़ता, और मतलब बिजनेस करने के लिए भी और टूर पे जाने के लिए भी कोई मसला नहीं है। देखिए अमन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्रांस में हूँ तो साथ में एक बॉर्डर स्पेन के साथ लगता है, जर्मनी के साथ लगता है, इधर हॉलैंड के साथ, बेल्जियम के साथ लगता है। तो यकीन करें कि कोई डर नहीं है कि यार स्पेन आके हमला कर देगा या जर्मनी आके हमला कर देगा, या अगर मैं डेनमार्क में हूँ तो ये स्वीडन उधर से आ जाएगा या नॉर्वे के हमला कर देगा, कोई नहीं है। देखिए ये तो सारी एक माइंडसेट की बात होती है ना। जब तक आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते, आप कभी प्रोस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकते, आप आगे तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। अफगानिस्तान है, ईरान है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे ममालिक हैं, हमारे हमसाए हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, बॉर्डर ओपन होते हैं, बिजनेस होता है, बड़ी मार्केटें हैं यार, दोस्ती होती है, ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, मामला सारे ठीक होते हैं, दहशतगर्दी नहीं होती, तो हमारा हिस्सा पूरी दुनिया में आगे आ सकता है। जैसे खलीज ममालिक बने हुए हैं, ओमान है, मस्कत, दुबई है, सऊदी अरबिया, कतर है, बहरीन है, उन लोगों ने अपनी यूनियन बनाई है, यूरोप ने अपनी यूनियन बनाई हुई है। हमारे पास भी मौका था कि हम भी कुछ बड़ा सोचते, आउट ऑफ द बॉक्स आते, हम हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे करके ये मामला कर लेते। लेकिन उसमें एक नुकसान था। नुकसान ये था कि जो हथियार लेते हैं, देते हैं, उनका कारोबार रुक जाता, जो डॉलर बनाते हैं, कमाते हैं, उनका नुकसान हो जाता, उनकी नस्लें तबाह हो जाती, उनके कारोबार रुक जाते। मसला सारा ये था। हाँ, पाकिस्तान को फायदा हो जाता, पाकिस्तान तरक्की कर जाता है, अफगानिस्तान में खुशहाली आ जाती, ईरान में सुकून आ जाता, ये सारे एक हो जाते। और ना सिर्फ ये, फिर वो जो लाखों लोग हर साल कश्तियों में डूबते हैं या स्टडी वीजा लगवाते हैं, या जनाब 2 नंबर तरीकों से कभी कोई यूरोप जा रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड जा रहा है, शायद वो ना जाते, उनको अपने मुल्कों में ही वो सब कुछ मिल जाता, वो तहफ़्फ़ुज़, वो तालीम, वो हेल्थ, वो फ्यूचर, जो वो देखने के लिए कभी यूरोप जाते हैं, कभी इंग्लैंड जाते हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान की ये सारी वहां पे हमारे हिस्से में यूनियन बनी होती यार, तो हम ट्रैवल करते, इधर उधर कारोबार करते, ट्रांसपोर्ट करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते। जी जी अलादीन भाई, वो उस दिन डीजी साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान से सारे मुल्कों में दहशतगर्दी हो रही है। मैं तो रिसर्च कर करके थक गया। मुझे एक उज़्बेकिस्तान में पूरे साल के अंदर 2 दहशतगर्दी के वाकयात नजर आए, जिसमें 5 लोग मरे 2025 में। उसके अलावा ईरान से लेके चीन तक मुझे अफगानिस्तान के किसी हमसाए मुल्क में दहशतगर्दी नहीं नजर आई। और पाकिस्तान के अंदर एक साल में 75,000 ऑपरेशन हो गए। तो ये आखिर पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ही दहशतगर्दी क्यों है, ये तो अलग एक सवाल है। 5 मुल्कों की सरहदें लगती हैं, हर चीज ख्याल आप उसी हथौड़े के जरिए निकलवाने की कोशिश करते हैं। अब मसला ये है जाने की, देखिए लोगों को ये बताने की जरूरत है कि देखिए आपको बुरा बहुत लगेगा, लेकिन आप यकीन करो भाई, मसला इंडिया नहीं है, मसला ये जर्नैली सोच है। अगर ये सोच बीच में से हटे तो हम अपने मामलात हर मुल्क के साथ तय कर लेते हैं। देखो इंडिया के साथ मामला पहले तय हुआ, आजादी मिल गई ना, गोरों के साथ मामला तय हुआ, दोनों ने साइन किए, मिल गई आजादी। कश्मीर का मसला था, 80 से पहले कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं था, दोनों साइडें सुकून से थी, मामलात थे गरम। 65 की जंग में उन्होंने जब बंदे उधर डाले, ये फिर 80 की दहाई में बंदे डाल के सारा कश्मीर का सत्यानाश इन्होंने करके रख दिया। तरीके से भी तो बातें हो सकती थी, तरीके से भी मामलात डाल सकते थे। आप तरीके के साथ बातें कर सकते हो, चीज एक साइड पे ट्रेड भी कर सकते हो, दूसरी साइड पे ये मामलात भी हल कर सकते हो। यार अली मुझे बता, सादा सी बात है, मिसाल के तौर पे अब कश्मीर आधा उनका है आधा इनका है। अगर एक चीज तय हो जाए कि जी जो बाकी चीजें हैं जहां पे आप हो कोई मसला नहीं, कश्मीरी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं आगे पीछे आने जाने में, इसमें क्या मसला है? इसमें सिर्फ ये मसला है कि फिर हमें वेपन्स इतने खरीदने नहीं पड़ेंगे और कोई मसला। ज़ैद अहमद साहब जी, गरनाता के मुजाहिद, ज़ैद अहमद साहब को झंडा लहराने के बाद
गोलान की आप पहाड़ियों से कीजिएगा, होते हुए। आप बात कीजिएगा उसके ऊपर, लेकिन शुरू मेरे से कीजिएगा। मैं एक छोटा सा शेर ऐड कर दूं। वो मियां तो साहब का बच्चे उसके के बगैर ही स्टार्ट कर दो तुम, चलो। बस फस हो गई गया। जान छिपे अंदर, जिवें अंदर वेलणे करना, हुण बचा अपनी फौज जैद अहमद ते फिर तेरे मैं मन्ना। हाँ भाई, आपने जायद अहमद का नैरेटिव ही नहीं सुना अलादीन। आपको जायद मैं अहमद अभी का बताता हूँ नैरेटिव उसने कहा क्या है। सुनी थी जायद अहमद का? जायद अहमद पता उन्होंने क्या कह रहा है? उन्होंने उन्होंने फरमाया, उन्होंने पहले तो फरमाया कि ये पीटीआई के लौड़े लपाड़े जहन्नमी है, हदीस से साबित कर दिया। ये तुम्हारी बात फिर उन्होंने इस वीडियो ऑडियो एक के सेकंड, मैं अंदर एक चीज ऐड कर दूं, एक चीज। मुझे टिकटॉक के ऊपर जैद हामिद का मैसेज आया, बड़ा उसने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हुआ ना, कहता है तुम्हें मैसेज किया जायद अहमद ने? अच्छा यार वो मुझे, अच्छा मुझे लगा कि किसी लड़के ने उसका, किसी ने कोई बंदा यूज कर रहा है ना, उसने उसकी आईडी बनाई होगी। अब मैंने उसे मतलब लिखा, मैंने कहा कि आपने जिस बंदे की आईडी बनाई हुई है ना, आप इस बंदे को जानते नहीं है, इसकी हकीकत या इसके बयानात आपने सही तरह से सुने नहीं है। वो कहता है मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो तुम लोग जानवी हो, तुम लोग मतलब रॉन्ग रास्ते पे जा रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम्हारी आंखों का पर्दा पड़ा हुआ है। मैं क्या ठीक हो गया सर, इसमें यार। ना इन्होंने अभी मुंह सामने नहीं आते, शर्म आ रही है कैमरे की, ऑडियो डालते हैं, वीडियोस ऑडियो में अपनी अपलोड करते हैं। और उसमें फरमा रहे थे कि अल्लाह माफ करे, बहुत बहकी बहकी बातें करने लगा ये आदमी। मैं सुन रहा था, आज किसी दोस्त ने भेजा, उसमें कह रहे हैं कि कुरान पाक में वाज़ेह अहकामात हैं इन यूथियों के लिए, अल्लाह ताला के। इनको अल्लाह ताला बता रहा है कि जब रियासत पाकिस्तान की तरफ से कोई बयानिया आए, ये वाले अल्फाज हैं सर। मैं एडिटर से कहूंगा कि चला भी सके, कॉपीराइट हाँ, आए तो। मैंने खुद सुने हैं कह उसमें, रहा है, एक पता नहीं ये कौन कह सा रहा है कि अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात हैं, जब पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई बयानिया आए तो पहले जाकर उनसे पूछे तफसीलात नहीं, ये आपको अल्लाह का हुक्म है, कहता है कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कहता है। फिर उसके बाद ये कहता है कि मुशर्रफ दौर में इसराइल को एक्सेप्ट करने लगे थे, तस्लीम करने लगे थे ये। मैं गया और मैंने जाके रोका, 10-10 घंटे मुशर्रफ मुझे सुनता था। फिर उसके बाद कहता है कि अभी ट्रंप के प्रेशर में ये हमास को खत्म करने के लिए फौज भेज रहे थे। ये सैयद अहमद कह रहा है, भाई माने आप मेरी बात। कहता है फौज भेजने लगे थे, लेकिन कहता है मैंने मना कर दिया। अब देखें, अब ये यमन आदमी से क्या भी रोका करता है है। यार अली, बीच में से एक काबिज रोको तो यमन से भी राहिल शरीफ को रोका था, यमन पे हाँ, हमला। यमन से राहिल शरीफ को भी रोका था मैंने। अब देखें, अब ये आदमी स्टैब्लिशमेंट का बयानिया देता है लोगों के बीच में, यानी कि अनऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ द स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान फौज का बयानिया। लेकिन ये कितना अज्जड़, कितना जाहिल आदमी है, ये अपने मुंह से मान रहा है कि फौज तो मुशर्रफ के वक्त में इसराइल को तस्लीम कर रही थी। ये अपने मुंह से मान रहा है कि राइल के दौर में यमन में फौजें भेज रही थी फौज पैसों के लिए। ये अपने मुंह से मान रहा है कि ट्रंप के प्रेशर में अभी हमास को खत्म करने के लिए फौज जा रही। ये तो मैंने रोक, मतलब कि जायद अहमद साहब, आप ये बता रहे हो कि पाकिस्तान की जो फौज है वो और जर्नैल कहीं पर भी डॉलर के लिए चले जाते हैं। शुक्र है आप सिलते हैं जो उनको रोक रहे हैं। भी बताया जो हदीस से निकाला फितना, और वो कहता है कि इस फितने का मतलब ये है कि जितने आप सारे कमीन हो, ठीक है, ये रियासती मामलात में बातें करने वाले बगैर उसकी मामला फहमी के बातें फैलाते हो और फितना फैलाते हो। ये भी इसने कोई नई चीज उसमें से निकाली हदीस में। आपको नई हदीस आई है ना, वो खवारिज टाइप की एक और आई है। अब पहले खवारिज वाली भी थी और अभी इन्होंने होगी भी, हदीस होगी, आई डोंट नो, मेरे पास इतना दीन का इल्म नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन ये अपने मकासद के लिए, अपने मकासद के लिए गलत जगह पे फिट कर दिया हदीसों को। आज से कोई 15 साल पहले ना, आज से कोई 15 साल पहले इसने ये बयान दिया था, सुनिए। पाकिस्तानी 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। लिटरली इन 5 years we can be on the moon। बस 5 साल, पूरी दुनिया की 5 साल, हाँ 5 साल। अच्छा अलादीन, आपको पता है ये अलादीन 15 साल पहले की वीडियो है। नहीं सीरियसली, आपको पता है ये अभी इसकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही? वो जो भाग रहा होता था, भाग के वो कर रहा होता था, हाँ, वो प्लाटो में बंदूक लेके, हाँ अब उन प्लाटों पे घर बन गए। डीएचए बन गया। मतलब देखें, ये वाला इनका बयानिया है, अल्लाह माफ करे। इस तरह से ये चीजों को लेके जा रहे थे और पाकिस्तानी कौम को, मतलब बहुत ही ऐसा सवाल कभी नहीं था, ऐसा सवाल कभी नहीं था। जब इंडिया के साथ जंग हुई तो ये बंदा फिर इन हुआ था, ये इन हुआ था, और एक हमारा भी ज़ैद अहमद है जुल्फों वाला, एक वो भी इन हुआ था, ठीक है, वो पीटीआई का ज़ैद अहमद है यार, वो जुल्फों वाला मोहम्मद अली खान है। हाँ जी, अच्छा, दोनों कहते हैं कि गजवा हिंद का ना
मतलब वो शुरुआत हो, बाकायदा शुरुआत हो गई, आगाज हो गया गज़वा हिंद का। अली जब मोहम्मद 4-5 दिन के बाद सीरियस सवालात, उसके दिमाग के बारे में भी सीरियस। अलादीन, यकीन करो चीड़ी से बड़ा दिमाग उसका को नहीं होना अली मोहम्मद। सर अगर आप गज़वा हिंद के बारे में गज़वा हिंद के बारे में अगर आपको मुस्तनद रिसर्च करेंगे ना कि गज़वा हिंद असल में है क्या, तो ये जितना भी इनकी तरफ से फैलाया गया बयानिया है ना, तो ये तो इस पे आप हंसने पड़ जाएंगे कि गज़वा हिंद असल में चीज क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात थी, किस हदीस का वो मफहूम क्या है, उस वक्त इलाके का जो खित्ता है उसमें उस वक्त पोजीशन क्या होगी, कुर्ब क़यामत के आखिरी वक्त में इमाम मेहदी के वक्त और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के वक्त की वो बातें, और इसको आकर के जोड़ा जाए भारत के इन हिंदू पंडितों के साथ और फौज के साथ, क्या मतलब अजीब किस्म का वही बात, वही मुल्ला थे ना जो you will see the army rise in the east in the east and then उनको जकड़ के जो हदीस में अंग्रेजी में सुनाते हैं और फिर साथ में उर्दू में तर्जुमा। मतलब देखो एक सिंपल बात है ना, लाल कलर में जटा लगाना है। सुनिए ना सर जी, मजे की बात, मैं सुन रहा था वीडियो, हदीस अरबी के अल्फाज हैं, अरबी में पढ़ो, उर्दू में तर्जुमा करो। इसने पहले अरबी से उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, फिर अंग्रेजी में पढ़ा, फिर उर्दू में बताया, उर्दू में ही बता देते। मतलब देखो ये भी इंटेलेक्चुअल लेवल कहां से जाहिर होगा। हाँ, इंटेलेक्चुअल लेवल बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, टाइम शॉर्ट होता जा रहा है सर जी। बिल्कुल, वाकई हम 45 मिनट क्रॉस कर चुके हैं। और अभी ईमान मजारी के हवाले से मैं सुन रहा था, आज अतर मनिला साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को 10-10 साल की सजाएं दे दी गई और ये किसी भी जमहूरियत के अंदर नहीं होता। बार उन्होंने उनके हवाले से भी बात की, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी। मामला ये है, जो फिक्र करने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है कि वो कराची में नताशा ने बाप बेटी कुचल दिए गाड़ी के नीचे, नशे में थी, कुछ पिया हुआ था, वो 8 घंटे भी जेल में नहीं बैठी, और इधर एक आदमी ट्वीट करने के ऊपर 10 साल कैद की सजा भुगतेगा। ये रियासत है, ये मुल्क है। मतलब देखा जाए तो, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो, नहीं भाई आपकी कितनी सजा बनती है फिर, या मेरी कितनी बनती है, या अहमद अली खान की कितनी बनती है? अहमद अली खान का मुझे नहीं पता, आपकी 200 साल बनती है उस हिसाब से। 10,000 एक ट्वीट आपको 10 साल कैद सजा देगी तो यार ये निहायत शेमफुल है और ये बहुत शर्मनाक है ईमान मिजारी के साथ जो कुछ हुआ उनके। एक तो ये कि वो प्रेग्नेंट है और इस हालत में भी ये जालिम है, इतने यजीदी हैं यार, ये वाकई यजीदी हैं। इनकी मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। क्या है? प्रेग्नेंट है सर वो। और उनके हामद को अलग ले गए, उसको उठा के अलग ले गए। देखें ईमान मिजारी सर, उनको उनकी सास ने कल इंटरव्यू दिया, मैं व्यूअर्स को बता दूं जिनको नॉलेज में ना हो, उन्होंने ये बताया कि वो उम्मीद से भी हैं और उनको पानी नहीं दे रहे, उनको खाना नहीं दे रहे। इस हालत के अंदर वो कहती वो एक जान नहीं है, 2 जाने हैं उनके अंदर, यानी कि 3 लोगों को सजा हुई है। मैं आपको सही बताऊं तो मेरा मासूम बच्चा भी है बड़ी, और उसको ऐसे हाल में खाना ना देना। अली भाई मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरी उनके साथ, फॉर एग्जांपल जिस तरह ईमान मिजारी हैं, जिस तरह डॉक्टर मारंग बलोच है, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिशियन नहीं है, ये लोग मुजाहमतकार हैं, ये ह्यूमन राइट डिफेंडर है। ईमान मिजारी का आपको याद है ये इमरान खान के दौर में भी बड़ी तनकीद किया करती थी, बाजवा पे भी और बाकी जर्नलों के ऊपर भी, तो ये उस वक्त में भी बोलती थी, ये आज भी बोल रही है। मारंग बलोच उस वक्त में भी बोलती थी, आज भी बोलती है। तो ये वो लोग हैं जो पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन ये मजलूम के साथ खड़े होते हैं, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। इसके जिस तरह मुझे महसूस होता है ना, मैं खुद एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ। जब वो इंसानी हकूक की तंजीम बनाई मैंने सिर्फ इसी वजह से कि भाई मुल्क के अंदर किसी के साथ भी जुल्म होगा तो हम आवाज उठाएंगे, बिना पार्टी देखे, बिना मजहब, बिना सूबा देखे। तो मुझे तो उसके साथ वैसे भी बड़ी लगन है और मैं उसके लिए पहले भी आवाज उठाता रहूँ, अगेन भी आवाज उठाऊंगा और हमेशा आवाज उठाता रहूंगा ऐसे लोगों के लिए जो ह्यूमन राइट्स की आवाज बनते हैं। और बाकी जो सुनने वाले हैं उनसे भी कहूंगा कि आप ईमान मिजारी के लिए आवाज उठाएं, मारंग बलोच के लिए आवाज उठाएं। ईमान मिजारी मारंग बलोच की आवाज भी थी और अब ईमान मिजारी भी अगवा हो चुकी हैं, तो अब हमें उन दोनों के लिए आवाज उठानी है। सर आप इसमें मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखो इसमें डिटेल्स से तो लोगों को बोर नहीं करते, पता ही है NCCIA ने बनाया था अगस्त 2025 में और उसी वजह से टोटल 17 साल की सजा हुई है। 10 साल की ट्वीट के लिए, फिर 5 साल की एक काउंट में 2 साल की, 17 साल तकरीबन टोटल हुई है। इसमें ये हमें पता है कि कल कलाम वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये बनता है कि ये करते क्यों। उसकी एक वजह मेजर ये है कि इसराइल की वजह से, जो इसराइल की उधर इन्होंने फौजी वगैरह भेजनी है, इसराइल जो तस्लीम ऑलमोस्ट कर लिया इन्होंने, वो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये काम किया।
कि एक मेल ऑफिसर से ईमान मजारी को वो मिस हैंडल करवा रहे हैं, एक मेल ऑफिसर से जानबूझकर वो खबरें फिरवा रहे हैं। ये और तरीकों से पकड़ सकते म्यूट थे, हो गया लदीन भाई आपका। ये और तरीकों से भी पकड़ सकते थे और ये और तरीकों से भी पकड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मेल ऑफिसर से उनको मिस हैंडल करवाया ताकि खबर बड़ी बने। पहले आप देखो कि इमरान खान के लिए इन्होंने अदालतों को कत्ल कर दिया, इमरान खान के लिए अदालतों को इन्होंने कत्ल कर दिया, 2 नंबर सजाएं दिलवा दिलवा के पूरी कौम की नजर में अदालतें फारिग हो गई। ईमान मजारी की केस में ये वो अदालतों की लाशों की बेहुरमती कर रहे हैं, ये अदालतों की लाशों की बेहुरमती कर रहे हैं और लोगों के दिमाग के अंदर से ये चीज निकलती जा रही है कि इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई कानून मौजूद है। ये कल ना ऊपर जाएगा, आगे पीछे जाके जितनी मर्जी भी अदालतें घटिया गंदी भी हों, फिर भी उन्होंने कहना यार इसको हटा दो। लेकिन ये सारा गंद रोजाना जर्नैल अपने डेली बेनिफिट के लिए, छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए हर दिन कोई ना कोई हरकत करते हैं जिसकी जिंदगी टोटल 24 से 48 घंटे की होती है, और वो इस रियासत को डेथ बाय 1000 कट्स यानी कि 1000 धारों के साथ ना, आप क्या किस तरीके से आप कहेंगे इसको, छोटे छोटे कट्स लगा के ये इस रियासत को मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है। अहमद भाई, आप इस सवाल के अंदर से अब सवाल ने जन्म ले लिया, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, मैं मुख्तसर सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपने जो भी बात की कि तवज्जो हटाने के लिए, उसमें तो 1-2 सवाल और भी पैदा होते हैं कि ईमान मजारी साहिबा जब अदालत में थी तो नॉर्वे का सफीर आ गया था जी अदालत में, यहाँ इमरान खान के लिए नहीं कभी आए सफीर, तहरीक इंसाफ ने शायद कोशिश नहीं की उस तरह इंटरनेशनल लेवल पे। फिर ईमान मजारी साहिबा की जो वालदा थी, उन्होंने जिस हालात में तहरीक इंसाफ को छोड़ा था और जिस तरह से ईमान मजारी साहिबा ने अपनी वालदा को तहरीक इंसाफ से अलग किया, और वो एक फुटेज बड़ी अजीब फुटेज थी कि जिसमें वो विक्ट्री बना रही थी और गुस्से में उन्होंने उनके हाथ को झटका था कि मत बनाओ विक्ट्री। तो ये तो कुछ सवालों को अपनी जगह पे पैदा होते हैं। जैसे आपने ये इंटरेस्टिंग मुझे तब लगा जब आपने कहा कि कुछ अरसे बाद बाहर भी आ जाएंगे, अच्छी बात है, हम दुआ गो हैं कि वो बाहर आ जाएं, उनकी जो स्ट्रगल, जो उनके बयानात, सफीर जो है वो सफीर इमाम मजारी के लिए आ गया, सफीर इमरान मजारी के लिए आ गया, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं आया। देखिए ये वाकई एक डीप क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके पीछे एक वजह बता देता हूँ। देखिए इमरान खान जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर हैं और एक पॉलिटिकल लीडर हैं। उनके ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने केसेस बनाए हैं, सारे मामला चल रहे हैं अदालतों के अंदर, ये अभी तो खैर इन लोगों ने वो ट्रायल रोक दिए हुए हैं या अपील नहीं लगा रहे। ईमान मजारी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, मारन गलोच पॉलिटिशियन नहीं है, वो ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ईमान मजारी यहाँ पे भी, नॉर्वे में भी आई थी और यहाँ पे भी एनजीओज के साथ, वो जो ह्यूमन राइट एनजीओज हैं उनके साथ वो प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हुई हैं। तो ये जो सफ़ीर हजरात होते हैं ना, चाहे वो यूरोप के, अमेरिका के, ये वो, इवन हमने यहाँ पे देखा है यूरोप के अंदर, जब हम यूरोपीय पार्लियामेंट में जाते हैं, अगर हम एज अ पॉलिटिशियन जाएंगे, अगर पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी यार। वो एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मुलाकात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर आ रहे हो। तो जब हम जाते हैं, उनको ये कहते हैं कि यार हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, हमारी तंजीम ह्यूमन राइट्स की बनी हुई है, हम सबके लिए आवाज उठाते हैं, हम बेसिक इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो हमने इंसानी हकूक की जो वायलेशन हो रही है उसके ऊपर आपसे बात करनी है, हमें टाइम दें। तो फिर क्या होता है कि फिर हमारी दाल गल जाती है, फिर मतलब हमारी बात बन जाती है, मुलाकात भी मिल जाती है। तो मुझे ये महसूस होता है कि ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिस वजह से वो सारे वो मुलाकात हो जाती है। और दूसरे ये बात देखो, उनकी स्ट्रगल डिफरेंट है ना ईमान मजारी की। उनका लेवल ऑफ पेनिट्रेशन जो है वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर या वेस्टर्न जितने डिप्लोमेट्स हैं वो डिफरेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी होते हैं जो कि इस पर कोई बुरी बात नहीं है, किस जमाने में मैं इसको बुरा समझता था, अब मैं इसको उतना बुरा नहीं समझता, लेकिन उसमें बुरा तब हो जाता है जब इनकी लाइन आप टो करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप इनकी लाइन टो करना स्टार्ट करते हैं। इसको वाइड अप करते हैं। अपना अहमद अली खान साहब जा रहे हैं इस दफा लंदन में अबाबील की कॉन्फ्रेंस पे। यार मैं तो इस दफा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरी तो मसरूफियत की वजह से मुश्किल है, लेकिन अबाबील को हम फुल सपोर्ट करते हैं अलादीन की, और इनके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी होती है। उसकी वजह लोगों को वो क्यों होती है सर? उसकी क्या वजह है? मतलब आपको कोई वजह समझ आती है? और कुछ भी नहीं है। और एक मैंने ढूंढने की कोशिश की है, ऑनेस्टली मैंने अलादीन की वजह ढूंढने की कोशिश की है कि मुझे कोई वजह मिले कि क्यों तनकीद क्यों हो रही, मतलब कहां से ये गलती कर रहा है, किधर से ये इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो कर रहा है। मुझे कुछ हिंट तो मिले, लेकिन वो भी ना मिलने के बावजूद तनकीद जो आप कहते हैं ना तनकीद, सर ये ट्विटर के चंद अकाउंट हैं बेनामी फेक,
ये तनकीद नहीं होती, ये एजेंडे के ऊपर काम करने वाले चंद लोग होते हैं जो कर रहे हैं। उस पर मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझना चाहिए, वरना एक आदमी है जो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ या ह्यूमन राइट्स के लिए कॉन्फ्रेंस करवा रहा है जिसमें लोग आते हैं, तकरीर करते हैं, पाकिस्तान में होने वाले मजालिम का जिक्र करते हैं, उस पर तनकीद कौन कर सकता है? कौन उसके ऊपर तनकीद कर सकता है? दो तरह के लोगों को ना, दो तरह के लोगों को आपको डिवाइड करने की जरूरत है। एक वो जो जाहिल बेवकूफ है, और दूसरे वो जो कि जिनको अंग्रेजी में कहते हैं कि उनकी उर्दू में कह लो बदनीयत है। ठीक है, ये दो किस्म के लोग हैं। ठीक है, एक जाहिल बेवकूफ है और एक को पता है कि क्या हो रहा है लेकिन स्टिल वो बदनीयत है। जो बदनीयत है उनके बारे में तो सबको पता ही है ऑफ कोर्स कि उन्होंने जो भी काम करो तनकीद करनी। कुछ है जाहिल बेवकूफ, उनका मसला सिर्फ ये हो जाता है, और कोई बड़ा लंबा चौड़ा, इसकी कोई लंबी साइंस नहीं है, कोई लंबी साइंस है नहीं। मैंने अपनी नजरों से देखा हुआ, खुद इसको एक्सपीरियंस भी किया हुआ बहुत सारे कन्वेंशन में। आप उनको टाइम दे दो, उनकी तस्वीरें लगा दो, वो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही कोई नहीं, और कोई इसकी कोई लंबी चौड़ी साइंस है ही नहीं। और दूसरी बात, एक और मेंटेलिटी है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे तहरीक इंसाफ में, या पूरी ये जितनी स्ट्रगल चल रही है तहरीक इंसाफ से बाहर भी। मेरा तो नहीं ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, नालादीन के, हम लोग तो बाहर से। मैं कोई एमडी लगा हूं तहरीक इंसाफ में, मैं वॉलंटियर हूं, मेरा क्या ताल्लुक है तहरीक इंसाफ? अपने आप को आपने बाहर कर दिया, मुझे आप तहरीक इंसाफ के अंदर रख रहे हैं। आई एम वॉलंटियर, मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है तहरीक इंसाफ का। तेरा थोड़ा सा ताल्लुक तो रहा है ना उनके साथ। मेरा ताल्लुक इमरान खान से है बस, और ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं, आपका अच्छा। ताल्लुक नहीं है, ऐसे सरकार। जी यार, मैंने एक चीज महसूस की है ना अहमद भाई, वो ये है कि देखें, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, और ना ही जैसे बात हो रही है पीटीआई की, मैं कोई पीटीआई का ओहदेदार नहीं हूँ, क़यादत में से नहीं हूँ, कोई MNA नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं अपने आप को मुज़ाहमत कार समझता हूँ, जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाला, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि इमरान खान ने जो तहरीक शुरू की थी, तो मैंने उस तहरीक को सपोर्ट किया, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया। मैंने मारक बलोच को, कहता है कि इमरान खान के नाम के ऊपर इसने फॉलोअर इकट्ठे किए हैं, कुछ लोग कहते हैं। मैंने सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर फॉलोअर इकट्ठे नहीं किए, मैंने मारक बलोच के नाम पे भी इकट्ठे किए हैं, मैंने ईमान मिज़ारी के नाम पे भी किए हैं, मैंने उन अफगानियों के नाम पे भी किए हैं जिनके साथ ज्यादती होती आ रही है। उसके अलावा मैंने कश्मीरियों के नाम पे भी इकट्ठे किए हैं। मैंने हर उस बंदे के नाम पे फॉलोअर इकट्ठे किए हैं जिसके घर में एजेंसियों के लोग घुसे हैं, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके वोट चोरी हुए हैं, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। मरीदके में जो गोलियां चलाई गई थी उनका तल्लक पीटीआई से नहीं था, वो TLP वाले थे, लेकिन मैंने उनके नाम पे भी फॉलोअर इकट्ठे किए हैं। मैंने हर मजलूम के नाम पे फॉलोअर इकट्ठे किए हैं। क्या करूं मैं फिर? मैंने किसी घर घर जाके इन्विटेशन दिया था क्या वो मुझे फॉलो करो? नहीं, मैं सिर्फ मजलूम के लिए बोलना शुरू हुआ था, दर्द रखता था ना, सबके लिए बोलता था। ये जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैं तब भी मारक बलोच को सपोर्ट करता था और मेरे खिलाफ लोग बोला करते थे तब भी, लेकिन आज वही लोग जो वो साथ खड़े हैं, आज उन्हीं लोगों को नजर आया कि नहीं यार, मारक बलोच के साथ भी गलत हो रहा है। मैं तो बलोचों के लिए लंबे अरसे से बात कर रहा हूँ। जी जी सर जी, मेरे ऊपर तो अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फवाद, जिनको फ़याम में डब्बू कहा जाता है, उन्होंने पर्चा करा दिया था। मैं उनके ऊपर, मैं बदमाशी के ऊपर बात करता था कि हालांकि तहरीक इंसाफ का था। तो वो गरीदा फारूकी ने भी करा दिया था कुछ। वो वैसे नहीं, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मजे की बात थोड़ी सी बता दूं, उन्होंने उस धमकी में लिखा था, अहमद अली खान साहब, उन्होंने लिखा था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अब बच नहीं सकते। ये बात लिखी थी उसने, पुराना स्क्रीनशॉट है, हुआ तो चला भी दूंगा। मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो 10 साल हुए हैं, गरीदा का हाथ पहुंचा नहीं अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खातून किधर है, नजर नहीं आती। खत्म शुद्ध हो गई है आजकल, खत्म शुद्ध हो गई। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड कर दूं, लो एंड ब्लैक किस्म की उनकी पर्सनालिटी है, उसके ऊपर क्या बात है। हमारे पास बिल्कुल कम टाइम है भाईजान, 57 मिनट हो गए, हम ओवर जा रहे हैं जी। इतना ऊपर कैसे आए वो? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 4-5 साल से कोई बंदा मुजाहमत कर रहा है, वो इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ा है, वो मजलूम कौम के लिए आवाज उठा रहा है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, और सोशल मीडिया से अगर वो ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, मुजाहमत दिखाता है, कन्वेंशन करता है और आप लोगों के हक की बात करता है, तो उसमें गलत क्या है? क्या ये हमारा आईनी हक नहीं है? क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हर बंदे को अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए, हर बंदे को ग्राउंड के ऊपर आना चाहिए, जो कुछ कर सकता है उसे करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, देखें, मैंने मतलब मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी या मुझे कोई वो मतलब मैं सहाफी या जर्नलिस्ट बन के, ये नहीं कि आपको एक चीज लिंक कर दो कि ये बंदा MNA बनेगा तो ये करेगा। नहीं भाई, आप एक आम पाकिस्तानी हो, आप इंसान होने चाहिए, आप पाकिस्तानी होने चाहिए, और आपके अंदर खुदा का जो है ना वो खौफ होना चाहिए, मजलूम कौम का दर्द होना चाहिए। आप शुरू हो जाओ अपनी कौम को सपोर्ट करना, आप शुरू हो जाओ, निकल जाओ उनके हकूक के लिए आवाज उठाना।
दुनिया में जाओ, जहां जा सकते हो जाओ भाई। हर पाकिस्तानी, हर नौजवान को ये काम करना पड़ेगा। इस मुल्क में उस दिन चेंज आएगा जिस दिन हर नौजवान को ये रियलाइज हो जाएगा कि ये आपका मुल्क है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका इमरान खान, आपका लीडर जेल के अंदर है, आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है बगैर किसी को देखे। हिम्मत मद्दा मद्दे खुदा, अपनी मदद आपके तहत जो हो सकता है भाई करो, और मुझसे जो हो सकता है ना मैं वो कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। नहीं बिल्कुल, थैंक हमारी यू दुआ सो आपके मच, साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। जिस कागज के ऊपर मैंने जैद हामिद के सवालात लिखे हुए थे उनका जहाज बन गया है, तो अब हम वाइंड अप करेंगे इसको। थैंक यू सो मच जी ज्वाइनिंग के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। हम तीनों दोस्त बिल्कुल फ्रेंडली आप लोगों के साथ गपशप कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स भी जो बेहतरीन कमेंट्स होते हैं मैंने लिख के रखे थे, ऑनेस्टली भाई इतने जज्बाती थे कि वो 1 घंटे से ऊपर प्रोग्राम चला गया, वरना कमेंट्स लिख के रखे हुए थे जो आप लोगों ने लिखे हुए थे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। 3 तलवार को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।